राहुल गांधी लगातार इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, इस देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के संविधान का, इस देश के जो तमाम हमारे संस्थान हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में बुनियादी तौर पे काम किया है, उसकी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। वो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे संविधान में है। अब इससे दिक्कत किसको है? इससे दिक्कत उन लोगों को है जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में यादवों के उत्पात से या यादव पगड़ी बांध के जाता है और वो गाना गाते रहते हैं और वो बहुत उन्मुक्त रहता है, वो लोग यादवों को वहां बिहार में बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग एक अंपायर की तरह होता है, अगर वही गलती करेगा तो फिर लोकतंत्र में मतदान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बिहार में चुनाव आयोग ने, या कहिए चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार ने, केंद्र की जो सरकार है, बिहार में उन तमाम सीटों पर जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी पिछली बार थोड़े मतों से जीते थे या कुछ कम मतों से चुनाव हार गए थे, उस पर इन लोगों ने विशेष रूप से मतदाताओं का नाम कटवाया और विशेषकर विशेष वर्ग के लोगों का नाम कटवाया जो माना जाता है कि परंपरागत तौर पे आरजेडी के, कांग्रेस के समर्थक हैं। उन लोगों के मतदाताओं को सूची से नाम डिलीट कराया गया। चुनाव के बाद तमाम चीजें उभर कर आई हैं और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया को लेकर बातें की जा रही हैं। उस पर हम लोगों को बात करना चाहिए क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और इसमें हमें अपनी आवाज को लगातार उठाते रहना होगा, अपनी बातों को पब्लिक डोमेन में लेकर आना चाहिए। क्योंकि इस समय जो सरकार है वो पूरे प्रचार तंत्र के माध्यम से, सूचना के सभी केंद्रों के माध्यम से पूरी तरह से भारत में एक झूठी और मनगढ़ंत कहानियों का प्रचार प्रसार करने में माहिर है। देखिए बिहार के चुनाव में शुरू से लेकर अब तक जो भी चीजें घटित हुई हैं वह अप्रत्याशित है। जिस प्रकार से नेता हमारे राहुल गांधी जी ने चुनाव के पहले से ही लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करते रहे, क्योंकि चुनाव आयोग एक अंपायर की तरह होता है, अगर वही गलती करेगा तो फिर लोकतंत्र में मतदान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बिहार में चुनाव आयोग ने, या कहिए चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार ने, केंद्र की जो सरकार है, बिहार में उन तमाम सीटों पर जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी पिछली बार थोड़े मतों से जीते थे या कुछ कम मतों से चुनाव हार गए थे, उस पर इन लोगों ने विशेष रूप से मतदाताओं का नाम कटवाया और विशेषकर विशेष वर्ग के लोगों का नाम कटवाया जो माना जाता है कि परंपरागत तौर पे आरजेडी के, कांग्रेस के समर्थक हैं। उन लोगों के मतदाताओं को सूची से नाम डिलीट कराया गया और उसके बाद इन्होंने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत नए 20 लाख मतदाताओं को ऐड किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि 20 लाख पूरे मतदाता ही फेक होंगे, लेकिन उसमें अगर जांच कराई जाए तो लगभग 60% मतदाता ऐसे हैं जो कि गैर वाजिब तरीके से उनका नाम जोड़ा गया है। फिर चुनाव जिस दिन हो रहा है उसके एक दिन पहले तक मतदाताओं का नाम जोड़ा गया और दूसरे चरण के चुनाव तक भी यही स्थिति बनी रही। ये तो रहा चुनाव आयोग का। और ये पूरा जो चुनाव बिहार का है, ये आपको स्वतः विचार करना चाहिए कि ये पूरी तरह से मैनेज चुनाव है। जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया वो इसलिए दिया गया कि जो चुनाव के बाद परिणाम आएंगे उस परिणाम को ये लोग जस्टिफाई कर सकें और लोगों के बीच में ये चर्चा करा सकें कि जो महिलाएं 10,000 रुपया पाई हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को वोट किया है। देखिए ये एक सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव में इसका प्रयोग कर चुकी थी। महिलाओं के खाते में उन्होंने पैसा डलवाया और पूरा चुनाव आयोग के माध्यम से सेटिंग करके पूरे महाराष्ट्र में 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिला।
अब एक बात बहुत गौर करने की है, ये बहुत प्रचारित किया जाता है कि लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ नीतीश बाबू के सुशासन को लोगों ने वोट किया है। तो मैं तो ये बहुत यक्ष प्रश्न है कि भाई नीतीश जी का सुशासन इतना ही अगर कारगर है तो नीतीश कुमार जी एक चुनाव 2014 में लड़े थे अकेले, लोकसभा का चुनाव था और मात्र उनकी सीटें 2 आई थी। पिछला चुनाव जो महागठबंधन ने उनको लगभग लगभग हरा दिया था, 2-3-4 सीटों के अंतर से दोबारा मुख्यमंत्री बने। इन विगत 5 सालों में ऐसा नीतीश कुमार ने क्या कर दिया जिससे उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ गया? अच्छा ठीक है, मैं ये मान भी लूंगा कि नीतीश जी बहुत ही सुशासन के नाम से और बहुत ही वो लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन एक बात आप हमको बताइए कि इसी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जब 2 बार वो आरजेडी के साथ और हमारे गठबंधन के साथ आए तो लोग तमाम तरह की अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन मुझे ये ताजुब होता है कि चलिए बिहार में तो एक नीतीश कुमार उनके पाल की तरह घोषित, मतलब उनके एक आदमी है जो काम कर रहे हैं, उनको सुशासन का नाम देंगे, उनको अच्छा मुख्यमंत्री वो बताएंगे। लेकिन आप खुद विचार करिए कि महाराष्ट्र के चुनाव में शिंदे जो खुद भी अपनी पार्टी को तोड़ कर आए थे, उसके 3 महीना 4 महीना पहले चुनाव हुआ था, वहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ था और इंडिया गठबंधन वहां पर बम्पर जीत किया था। लोकसभा में हमारे सबसे ज्यादा सर्वाधिक इंडिया गठबंधन के सांसद थे। लेकिन वो 4 महीनों के अंदर शिंदे ने क्या ऐसा कर दिया कि लोग एनडीए को सम वोट कर दी वहां पे, और 90% सीटें उन्होंने वहां पर अपने पक्ष में कर लिया। देखिए ये एक बड़ी साजिश है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश की पूरी जो संस्थान है, वो चाहे चुनाव आयोग हो, मीडिया हाउसेज हो, और भी जो तंत्र हैं जो आम नागरिकों के अधिकारों का दमन जहां से हो सकता है उस पर कब्जा कर लिए हैं और वो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं और इसको खत्म कर रहे हैं। ये सोचने का सवाल है। देखिए बिहार का चुनाव उसी पैटर्न पे हुआ, उसी पैटर्न पे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये लोग 90% सीटें जीत गए। उसी तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव अगर आप देखेंगे तो वहां भी लाडली बहना के नाम से महिलाओं का पैसा डलवाए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लगभग 80% सीटें ले आकर वहां सरकार बना ली। मेरा ये कहना है कि ये जो पैसा देते हैं ये सिर्फ हमको आपको उलझाए रखने के लिए, हमको आपको अपनी लूट को जस्टिफाई करने में ज्यादा हम तर्क न दे सकें, इसके लिए ये योजनाएं इस तरह की लेके आते हैं और तमाम तरह की बातें करते हैं। इसके पहले के चुनाव में आप देखे होंगे तो ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दी। तो गजब की इनका तर्क है और इनके तर्क के समर्थन करने में आप देखे होंगे कि चाहे वो मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, उसके पूरे पत्रकार दिन भर उन जो सर्वाधिक मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थक है उनके बीच में जाकर एक माहौल बनाते हैं पूरी तरह से। और आप जानते ही हैं, आप 100 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, एडिट करके काट के चलाना है तो ये न्यूज चैनल उन्हीं पक्ष को दिखाते हैं और उन्हीं को चलाते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो वोट की लूट है उसको ये जस्टिफाई कर सके। देखिए ये लड़ाई बड़ी है, इसको अगर आप बहुत ही गंभीर तरीके से अगर नहीं सोच रहे हैं तो आने वाले दिनों में इस देश में फांसीवाद की एक दस्तक है। जितने भी फांसीवादी और ये तानाशाही ताकतें होती हैं वो आती तो हैं चुन के, लेकिन वो उसको धीरे धीरे शिथिल करती जाती हैं। दुनिया के पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो जो तानाशाह बने हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे संस्थाओं पे अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वो मीडिया के माध्यम से अपने विपक्षी दलों के लोगों का चरित्र हनन करते हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। फिर न्यायपालिका के माध्यम से उनको सजा दिलाना, उनको जेल भेजवाना, उनकी आवाज को दबा देना, यही काम सीधे भारत के स्तर पे हो रहा है। अगर आपके पास मोबाइल है, कहीं भी आप पढ़े होंगे तो इन सब चीजों को, इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं। जो तानाशाह होता है वो सोची समझी रणनीति के तहत जितने भी सूचना के केंद्र होते हैं उन पर वो धीरे धीरे कब्जा कर लेता है। विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करके उनको जनता के बीच में डिफेम करके और एक भीड़ तैयार करता है, एक भीड़ का तंत्र तैयार करता है जो लोगों को गालियां देता है, जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, जो जायज लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको बदनाम करते हैं, उसके खिलाफ तमाम तरह के मुहिम चलाते हैं। आप भारत में देखेंगे
तो एक बहुत स्पष्ट तौर पे है कि राहुल गांधी लगातार ये जब बात करते हैं कि चुनाव धांधली के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कोई भी मीडिया हाउस चुनाव आयोग से या इस देश के प्रधानमंत्री से या इस देश की न्यायपालिका से नहीं पूछता है कि भाई अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और ये सवाल उठा रहे हैं और ये जायज सवाल है तो इस पर स्पष्टीकरण सरकार क्यों नहीं दे रही है। उल्टे राहुल गांधी जी से ये सवाल पूछा जाने लगता है कि राहुल जी का हाइड्रोजन बम फेल हो गया, राहुल गांधी जी की घूमने चले गए, राहुल गांधी जी ये करने चले गए। आपको याद है प्रधानमंत्री दिल्ली में अभी एक बम विस्फोट हुआ जिसमें हमारे 9 लोग हताहत हुए, इस देश के नागरिक मारे गए, और प्रधानमंत्री उसी दिन भूटान की यात्रा पर थे। क्या किसी इस देश की मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछा कि इस देश में आतंकवादी गतिविधियां हुई, ये लोग हताहत हैं और आप विदेश क्यों गए? अब आते हैं हम आपको फिर बिहार चुनाव पे लौटते हैं। देखिए बिहार चुनाव को आप समझना है तो ऐसे समझिए, इस देश की जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं, जो सामंती ताकतें हैं और जो पूंजीवादी ताकतें हैं, उनको जिससे खतरा महसूस होता है उसको सबसे पहले बदनाम करती हैं, फिर उसके खिलाफ लोगों का एक गिरोह बनाकर उसको ट्रोल करती हैं, उसके बाद उसको कानूनी पचड़े में फंसाकर जेल भेजना, उसका चरित्र हनन करती हैं, और अगर उससे भी अधिक अगर वो लड़ रहा है तो उसकी हत्या तक कराने का ये लोग प्रयास करते हैं। देखिए राहुल गांधी जी पर ये जितने हमले क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी लगातार इस देश के दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, इस देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के संविधान का, इस देश के जो तमाम हमारे संस्थान हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में बुनियादी तौर पे काम किया है, उसकी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। वो इस देश में धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारे संविधान में है। अब इससे दिक्कत किसको है? इससे दिक्कत उन लोगों को है जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में यादवों के उत्पात से या यादव पगड़ी बांध के जाता है और वो गाना गाते रहते हैं और वो बहुत उन्मुक्त रहता है। वो लोग यादवों को वहां बिहार में बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यही एक ताकत है जो फोर्सफुली उनके खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही है। अब उसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए? तो उसको इस तरह की बातें करके मीडिया में ये सवाल चला के, और जो तथाकथित जो आप जिनको अपना पत्रकार मानते हैं वो बहुत बारीक तरीके से इसको चलाते हैं। इसको समझने की जरूरत है। आप उनसे कभी सवाल पूछते हैं कि आप रामनवमी के दिन हाथ में कट्टे लेकर, तलवार लेकर एक धर्म विशेष के मोहल्लों से गुजरते हुए लोगों को गाली देते हैं, उनके ऊपर हमले बोलते हैं, आप शस्त्र पूजा के नाम पे असलहों का प्रदर्शन करते हैं, आप इस पूरे देश में चाहे 1 लाख की मॉब लिंचिंग हो, चाहे दलित वर्ग के लोगों की, चाहे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, तो ये किस तरह से संगठित होकर उसका एकजुट वो बदनाम करते हैं उन जातियों का जो जातियां इनके खिलाफ है, उन लोगों का। मैं जातियों पर नहीं बात कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अगर कोई सवर्ण व्यक्ति भी अगर इनकी वर्चस्ववादी व्यवस्था के खिलाफ या सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा, उसको भी ये लोग बदनाम करते हैं। तो इसे डरने की जरूरत नहीं है और इनके प्रोपेगेंडे के बीच में आने की नहीं जरूरत है। जहां तक राहुल जी का सवाल है, देखिए मैं ये मानता हूं कि इस देश का वो वर्तमान दौर में नायक मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक योद्धा की तरह लड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कैसी लड़ाई लड़ रहा है। उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए इस देश के पूंजीपतियों ने 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया। उनको क्या क्या उपाधियां देते हैं और क्या क्या गलत गलत बातें उनके बारे में करते हैं। वह उसके बावजूद भी आदमी अडिग है। इस देश के गरीबों की लड़ाई को वो लड़ रहा है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी, उनके लिए तमाम उनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो आपको ये सोच के चलना है कि जो इन फांसीवादी ताकतों का, वर्चस्ववादी ताकतों का इस देश में जो प्रतिनिधित्व करती है भारतीय जनता पार्टी और संघ, उसके नीतियों के खिलाफ जो बोलेगा उसको ये लोग लगातार उसका मानसिक हरासमेंट करेंगे, उसको जेल भेजने का प्रयास करेंगे, उसको बदनाम करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण और दूंगा। जैसे हमारे इंडिया गठबंधन के अलायंस के 3 प्रवक्ताएं हैं, प्रियंका भारती हैं, सारिका पासवान है, कंचना यादव है। ये बहुत दिनों के बाद एक मुखर आवाज है जो मजबूती से इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, सामाजिक न्याय को, आरक्षण को, इस देश के युवाओं की रोजगार को, गरीबी को बहुत ही सलीके से इस देश में रखती हैं, मीडिया के पैनल पे भी, और वो ऐसे भी उसको लगातार ये लोग बदनाम कर रहे हैं।
उनको लगातार बदनाम करके उनके खिलाफ चुनाव जीतने के बाद आप देखे होंगे किस तरह से हेटरेट फैलाई जा रही है, किस तरह से उनके बारे में अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। तो इसको हम सबको समझने की जरूरत है। ये बिहार का चुनाव वाकई में जनतंत्र की लूट है, चुनाव आयोग के माध्यम से, पैसे के माध्यम से और मशीनरी के माध्यम से। और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को उठ खड़ा होना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये फासिवादी ताकतें जन क्रांति से वापस जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव के माध्यम से इनको हम हरा लेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए ये इन ताकतों के खिलाफ हमको बहुत बौद्धिक स्तर पर तैयारी करके और एक बड़ी गोलबंदी करके इस लड़ाई को लड़ना है। इसके लिए आप हम सबको तैयार होना ही होगा, अन्यथा इस देश में संघ क्या चाहता है आप देख रहे होंगे, लगातार उन पूंजीपतियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है जो इस देश की पूरी पूंजी को चंद अमीर लोगों के हाथों में इकट्ठा कर रहे हैं। उसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर हैं, पीएसयूज हैं, जहां पर गरीब लोगों को, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां मिलती थी, उन पीएसयूज को लगातार निजी करते जा रहे हैं। ठेके पे भर्तियां क्यों कर रहे हैं? ठेके पे भर्तियां इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अगर ठेके पे नौकरी देंगे और मानव श्रम की लूट करेंगे, गरीब आदमी जिंदगी भर नौकरी करेगा, ना अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, न तो वो कोई सम्मान से जीने लायक रह सकता है। पहले जो कांग्रेस के जमाने में फौज में, नौकरियों में और तमाम समूह ग की नौकरियों में गरीब तबके के लोग चले जाते थे, तो उनकी दूसरी पीढ़ी के लोग डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम चीज बन के इस देश में अपने लिए एक नया अवसर ढूंढते थे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए बहुत समझदारी का प्रयोग करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर अपने ही नेताओं के खिलाफ नहीं खड़ा होना है, उनका सहयोग करना है। ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी। अपने समाज के जो भी बौद्धिक तबके के लोग हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा, समर्थन करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में हम भाजपा के प्रोपेगेंडे से कैसे बचें, क्योंकि वो दिन रात एक संस्था है नागपुर में बैठकर इस देश के बहुजनों के हक को कैसे छीना जाए, इस देश में संविधान के द्वारा जो प्राप्त अधिकार है उसको कैसे लोगों को शिथिल किया जाए, इस देश के बहुसंख्यक गरीबों को एक तरह से दास बना के और दिहाड़ी का मजदूर बना के कैसे मानव श्रम की लूट की जाए, कैसे इस देश के बहुसंख्यक को सत्ता से बाहर करके इस देश के चंद अमीर धन्नासेठ और जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं उनको इस देश पे कब्जा करा दिया जाए, इसके लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं और दिन रात वो साजिशें और षड्यंत्र कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि संघ और भाजपा कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं करते हैं, वो भरोसा करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान ये दोनों के विरोधी थे। इन्होंने संविधान को अंगीकार करने में बहुत देरी की, मजबूरी में किया, और लोकतंत्र में तो इनका भरोसा ही नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है जहां पर एक ही सोच के लोग नागपुर में बैठकर पूरे देश के लोगों को संचालित कर रहे हैं। दूसरा, इनका सबसे महत्वपूर्ण औजार क्या है? इनका महत्वपूर्ण औजार है बांटना। और बांटने के लिए क्या करते हैं? पहले ये धार्मिक ध्रुवीकरण करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों में बांटते हैं। उसके बाद जो बहुसंख्यक बहुजन जातियां हैं उसमें पिछड़े वर्ग की भी सभी जातियां और जो हमारी SC ST बिरादरी की उनमें जातियों को हर जातियों में फ्रैक्शन पैदा करके, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करके, एक दूसरे के खिलाफ झूठे अफवाहें फैला करके और एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर खड़ा करते हैं। देखिए कांसीराम जी बहुत पहले कहते थे कि भाई इनको बांट कर और जो सत्ता में आए हैं उनको हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। एकजुट लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारे बीच के कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी और संघ अपने साथ चेहरा के तौर पे प्रयोग करती है और उनको पीछे से पूरी तौर पे संघ और भाजपा के लोग कंट्रोल किए रहते हैं। हमारे लोगों को लगता है कि हमारी बिरादरी का आदमी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया और ये हो गया। लेकिन चूंकि उसकी कंट्रोल पूरी संघ और भाजपा के हाथ में रहता है तो वो उसका विरोध नहीं कर पाता है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आरक्षण के पक्ष में बोल दिया था, मोहन यादव, उसको आपने देखा किस तरह से ट्रोल किया गया, किस तरह से वो डरा हुआ व्यक्ति है। कल हमने देखा कि एक हिंदू एकता यात्रा में
वो एक बाबा है, उसके पीछे वो जाके बैठा हुआ था, कोई बागेश्वर धाम करके है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि इस देश की राष्ट्रपति कोविंद को पुष्कर मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया गया, वो आदमी कुछ नहीं कर पाए। तो ये पूरी तरह से आप इस चीज को तैयार हो जाइए कि इस देश में लोकतंत्र को अपहरण करने के लिए इस देश की तमाम जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, जो तमाम इस फिरका परस्त ताकतें हैं, जो इस देश के कारपोरेट है, सब एकजुट एक साथ खड़े हैं। बिहार के चुनाव को हमें सीख लेना है। उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव है, पूरे देश में चुनाव होंगे, हम सबको मिलकर एकजुट होकर इसको लड़ना है। देखिए, हम बार बार इनके बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें अपने हित को समझना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा हित संरक्षित होगा, किन के साथ खड़े होंगे तो हमारे जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो इस देश के सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनके साथ गलत होगा। तो इन सब बातों का हम लोगों ने जिक्र किया। बिहार के चुनाव को लेकर बहुत मंथन करिए, आप भी मंथन करिए। आपने देखा होगा बिहार में अभी तमाम मीडिया पे चल रहा है कि जो वहाँ का डिप्टी सीएम है, उनको 1,22,408 वोट मिलता है, एक डिप्टी सीएम को 1,22,480 मत मिलता है। उसी तरह से तमाम 4-5 लोगों को एक बराबर पैटर्न का वोट मिला है। तो एक बात स्पष्ट है कि बिहार का जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही सलीके से एक लूट है। ये चुनाव आयोग के माध्यम से, पूंजीपतियों के माध्यम से और पैसे का खेल हुआ, और सरकार के माध्यम से, सरकारी मशीनरी के माध्यम से। अब आगे क्या होगा इस पर भी हमें सोचना है। आगे हमें ये सोचना है कि इनकी जो तमाम साजिशें हैं उसके साथ हम कैसे लड़ें। देखो, उसको लड़ने के लिए एक तरीका है कि हम सड़क से लेकर लोगों को जागरूक करें, सड़क से लेकर, और हर गली मोहल्ले हमें चलना पड़ेगा, और हर जगह हम हैं। अगर हम एक ताकत के बतौर खड़े हो जाएं तो इस देश में कुछ भी संभव है। हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ लेंगे, लेकिन बहुत ही धैर्य से और अपने आप को लोगों जागरूक करके ही इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। अन्यथा ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तमाम तरह के झगड़े फसाद अपने लोगों हमारे आपके बीच ही पैदा करेंगे, और उसका फायदा ये लोग लेते हैं। तमाम हमारे गठबंधन के नेताओं के खिलाफ एक दूसरे के लिए हम लोग गलत बातें न करें। ये दौर है मंथन करने का, एक साथ खड़े होने का और इनके खिलाफ लड़ने का। और इस देश में बहुत ही सावधानी से पुनः हमें एकता के सूत्र में एकजुट होकर ही इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। अन्यथा ये लगातार कई स्तरों पे हमारे आपके बीच में बंटवारा करके और सत्ता और संसाधनों पे कब्जा करते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी संघ, एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लोग लोकतंत्र को सिर्फ दिखावा के तौर पे करते हैं। बहुत अरसे बाद ये पावर में आए हैं। कई विद्वान कहते थे कि भाई इनको सत्ता में नहीं आने देना है, लेकिन चलिए वो कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से पावर में आ गए। लेकिन ये बहुत दिनों तक अगर पावर में रहेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक है। इस देश में मॉब लिंचिंग, इस देश में हत्याएं, इस देश में गरीबों के अधिकार का हनन, गरीबों का श्रम की लूट और व्यापक पैमाने पर जो इस देश के वंचित तबके के लोग हैं उनके साथ नुकसान होगा। और एक बार मैं आप लोगों से पुनः ये कहूंगा कि बिहार के चुनाव में आपने देखा है किस प्रकार से बहुसंख्यक लोगों को मतदान देने से भी वंचित किया गया और बहुत लंबे समय तक उनको मतदान नहीं करने दिया गया। तो कुल मिला के इस वार्ता का हमारा लबोलुआब यही है कि हम सब अपने आप को संगठित करें, अपने आप को थोड़ा जागरूक करें और सूचनाओं के माध्यम से हम अपने लोगों के साथ खड़े हों। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हम लोग का जो समाज है बहुसंख्यक बहुजन वो बहुत भावुक होता है। तो ये जो मीडिया, घोषित मीडिया है कि ये मीडिया है जो टीवी पे दिखाई देती है, वो हमारी बात नहीं कर रही है या हमारे साथ नहीं खड़ी है, तो आपको दिखाई देता है। एक दूसरा तबका है उसमें जो
थोड़ा सा सेकुलर बनेगा, थोड़ा सा सामाजिक न्याय का पक्षधर बनेगा, थोड़ा लोकतंत्र का पक्षधर। वो इसलिए बनता है कि चूंकि आप सोशल मीडिया पे उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो उनका यूट्यूब चैनल और उनका फेसबुक चैनलों के माध्यम से उनकी कमाई भी होती है। तो उनसे बहुत बारीकी से हमें बचना है, क्योंकि ये लोग, जब आप 4 साल चुनाव नहीं रहता है तब ये आपके साथ रहते हैं, और जब चुनाव नजदीक आता है, जितना नजदीक आता जाएगा, ये छोटी छोटी बारीकियों को निकालकर और ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो समझ में नहीं आता है, लेकिन पूरा पैटर्न जो उनका होता है, जैसे वो चुनाव से 2 दिन पहले सर्वे कर दें कि भाई मैंने तो गांव में घूमा, लोगों को देखा, लोगों की इच्छा है कि पुनः बीजेपी आए, बीजेपी ग्राउंड पे बहुत मजबूत है, इस तरह की वो बातें करने लगते हैं। फिर जो आपका श्रोता वर्ग होता है, उसका जो जोश होता है, जो उसको लगता है कि नहीं ये हमारी बात कर रहा था 9 दिन, ये 10वें दिन तो सही बोल रहा होगा, इन सब चीज़ों से भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत है हमें संगठित रहने की, और सबसे बड़ी जरूरत है कि अपने नेताओं के पीछे खड़े होने की। अन्यथा आप क्या समझ रहे हैं, जो ये अभी लड़ रहे हैं, ये आपके अगुआ हैं, ये जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन की लड़ाई आप सोचिए और कठिन होगी। ये संघ क्या करता है, संघ हमारे नेताओं का चरित्र हनन करता है, उनको आपराधिक या तमाम मुकदमों में फंसा कर जेल भेजता है, और वो करता है। आपने देखा होगा कि एक भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के समर्थित व्यक्ति पर मोदी 14 से लेके आज करीब 12 सालों से प्रधानमंत्री, किसी भाजपा के नेता पर ईडी और सीबीआई की रेड नहीं पड़ी होगी। अलबत्ता जो भाजपा समर्थक रहा होगा और कोई गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया भी गया होगा, तो उसके बचाव में पूरे केंद्र और राज्य की सरकार खड़ी हो गई, जो उसके पक्ष के लोग थे। वो उनका न्याय और इंसाफ अगर वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के और बचसवादी ताकतों के साथ है, वहीं मिट जाता है। जैसे बिहार चुनाव शुरू हुआ, एक घटना हुई मोकामा में, जो एक दुर्दांत अपराधी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसको छोटे सरकार तमाम चीजों से नवाज रहे थे लोग। और आपने देखा होगा कि मीडिया का क्या रोल था, भाजपा का क्या रोल था, और बिहार सरकार का क्या रोल था, और किस तरीके से जो पीड़ित था उसको ही अपराधी घोषित करके और इस देश में लिंच कराया गया। तो देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। जैसे चुनाव नजदीक आएगा यूपी में, तो अब यूपी में इनकी ईडी और सीबीआई के लोग सक्रिय हो जाएंगे। अब वो जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनके खिलाफ ये मुकदमे करना, उनके खिलाफ फर्जी अफवाहें फैलाना और इस तरह की तमाम बातें शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद एक राहुल गांधी की तरह जीवट नेता, और बहुत दिनों के बाद जो इस देश की बुनियाद, लोकतंत्र और संविधान, जो इस देश के हमारे बहुसंख्यक वर्ग के लिए बहुत ही लाजमी और जरूरी है, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास कोई 10 हाथ पैर नहीं है। हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। सॉलिडेरिटी यही होती है, उनके साथ खड़े हों। जब खड़े होंगे तो उनका हौसला बुलंद होगा और उस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। हमें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ, इस देश की बलशाली ताकतें और इस देश के जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उनके प्रोपेगेंडे में नहीं फंसना है। इसके लिए हम लोग, मैंने तैयारी किया है, आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, एक सुझाव दीजिएगा। एक हम लोग बैठक करते हैं पूरे प्रदेश के, जो उसमें पार्टी लाइन के बाहर के भी लोग रहे, कोई जरूरी नहीं कि पार्टी जो एक्टिविस्ट हों, काम करने वाले लोग हों, जो वैचारिक लोग हों, जो समझते हैं कि इस देश में लोकतंत्र कितना जरूरी है, और बहुसंख्यक बहुजन, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोग हैं, अकलियत और जो लोग, उनको इकट्ठा करते हैं। हम उन तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे जो इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हो इस देश में। उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा हम लोग वैचारिक विमर्श खड़ा करते हैं। पार्टियों के इधर हम लोग एकजुट होकर इसके लिए लड़ेंगे, और आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, ये पार्टी तभी रहेगी जब इस देश में लोकतंत्र रहेगा। इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम तमाम दलों में बटे रहेंगे और ये लोग हमारे हक को छीन लेंगे। देखिए, अंतिम में मैं एक बात कह के जाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूं, तो आप समझिए कि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बौद्धिक हैं, एक अगली पीढ़ी के हैं, जिसको जेनजी भी बोलते हैं, या आप उत्तर आधुनिक काल के हैं, 21वीं सदी के युवा हैं, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, सूचना के तमाम स्रोत हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपके पूर्वजों ने कितना
समझदारी से अपने आप को गढ़ा था। भले पढ़ाई नहीं किए थे लेकिन गढ़े थे। हमारे यहाँ लोग कहते थे कि गाँव में जब पशु चोरी करने वाले, चाहे बैल गाय चोरी करने जब चोर आते थे तो क्या करते थे, वो जो पहले गाँव में लोग बैलों और भैंसों में गले में घंटी लोग बांधते थे ताकि वो चलेंगी तो पता चलेगा किधर जा रही हैं। तो चोर क्या करता था कि उसकी घंटी, जो गले की घंटी है, उसको खोल लेता था और एक चोर घंटी को लेके पूरब दिशा में निकल जाता था और गाय या भैंस जो भी पशु चुराते थे उसको पश्चिम दिशा में ले जाते थे। तो ये आप समझिए कि उनको ये पता था कि अगर हम पूरब दिशा में ले जाएंगे, लोग पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा में दौड़ेंगे और हम पश्चिम पूर्व। भारतीय जनता पार्टी ठीक वही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले कहेगी कि महिलाओं को मैंने पैसा दे दिया, एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है जो हमको वोट कर रहा है। फिर वो कहेगी चुनाव के समय में कि इन जातियों को हमने मिलाकर वोट ले लिया। इससे हमें बचना है। भारतीय जनता पार्टी वोट की लूट कर रही है, इसको 100% आप गांठ बांध लीजिए। वो ईवीएम के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से फर्जी मतदान करा के वो इसको लूट रही है। उसने एक बड़ा एक गिरोह बना लिया है जो घूम घूम कर देश में वोट कर रहा है। वही उत्तराखंड में वोट कर रहा है, वही आपका उत्तर प्रदेश में वोट करेगा, वही बिहार में किया है, वही महाराष्ट्र में किया है, वही आपका मध्य प्रदेश में किया है, वही कर्नाटक, बंगाल, बेंगलुरु में किया है। ये संजोग नहीं है। मैं अपने गांव से निकल के और इलाहाबाद 10 साल रहा, 15 साल रहा, लखनऊ में मैं इस समय वर्तमान में रहता हूँ। मेरा एक ही वोटर आईडी है जो मेरे गांव में है और मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी 1 साल 2 साल के लिए किसी शहर में जाएगा तो इतना एक्टिव है कि वो वहां पर वोटर आईडी बनवाता है। ये जो वोटर आईडी बनाने का काम हुआ, जो 3 4 5 5 वोटर आईडियां हैं और जो ये ट्रेन से भर के हरियाणा से आए थे लोग, आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान, चुनाव से 1 दिन पहले हरियाणा से 5-6 ट्रेनें चलाई। कितना संगठित ये गिरोह है कि 6 ट्रेनों में उन लोगों को भर कर ले आए जो लोग बिहार से वहां पर गए थे। कहने को कुछ बिहारी दिखाई दिए होंगे, वो ट्रेनों में वो गिरोह भर के लाए गए जो विभिन्न स्टेटों में जाकर भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में 4-4 और 5-5 बार मतदान कर रहा है। तो साथियों, आज हम लोग इसी पे रहेंगे और मुझे बस इतना ही कहना है कि देखिए, हम सबको संगठित, जागरूक होकर और सजग होकर इस लड़ाई को लड़ना है। आप सब लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग रोज इस पे बात करेंगे और एक नई रणनीति के तहत आने वाले दिनों में अपने लोगों को इकट्ठा करके, संगठित करके इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।